शायर है जो गजलों में, जो अपने गीतों में, जो अपनी नज्मों में आपके दर्द को, आपके एहसास को अपने कलाम का हिस्सा बनाकर आपकी खिदमत में और सारी दुनिया तक पहुंचाने का दम रखता है। ऐसे शायर को अब बुलाने का वक्त आ गया है। मैंने पहले ही कहा, नौजवानों के दिलों की धड़कन, और अब उनके तारुफ में एक बात यह भी जुड़ गई है कि हुकूमत उत्तर प्रदेश कल 21 मार्च को उन्हें यश भारती के इनाम से और एजाज से नवाज रही है। जनाब इमरान प्रतापगढ़ी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। कल यश भारती मिलना है, ये आज लखनऊ में वहां के सरकारी मेहमान हैं। आज ये आना नहीं चाहते थे कि एजाज लेने के लिए अपने अम्मी अब्बू को लेने प्रतापगढ़ चले जाएं, लेकिन अनवर सिद्दीकी साहब की मोहब्बतें हैं कि ये मोहान में आपके बीच यहाँ आए, लेकिन इन्होंने वादा करा लिया था कि मुझे थोड़ी देर के लिए माइक पर बुला लें ताकि मैं पढ़कर यहां से प्रतापगढ़ जाकर अपने अम्मी अब्बू को ले आऊं। एक बार इस्तकबाल करके इन्हें इजाजत दीजिए ताकि ये अपना कलाम सुनाना शुरू करें। जनाब इमरान प्रतापगढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नदीम भाई का। मैंने आने से पहले गुजारिश कर ली थी कि इतनी मेहरबानी आज की रात मुझ पे कर दें, बाकी आने वाले मुशायरों में आप जहां चाहें वहां पढ़वाएं। उन्होंने मेरी बात रख ली, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है। इधर के लोग बिल्कुल कसम खा के बैठे हैं कि दाद नहीं देनी है। इधर के जो थोड़े बहुत लोग हैं उन्होंने सोच रखा है कि मुशायरे को किसी तरह खींच खांच के ले जाना है। इधर के भी लोग चुप हैं। देखिए, मुशायरा सिर्फ यही नहीं है कि आपने कितनी संजीदगी से अशार सुन लिए। कन्वीनर के चेहरे की शिकन भी ये बताती है कि अगर अच्छे से सामीन दाद नहीं दे रहे हैं तो उसे लगता है कि हमने लाखों रुपए खर्च किए और हमारा मुशायरा अच्छा नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस मुशायरे को बेहतर कर दें। आइए 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। कोशिश करता हूं कि थोड़ी देर आप बेदार रह सकें, क्योंकि इसके बाद आपको बहुत बड़े बड़े लोगों को सुनना है। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। शाहिद मंजूर साहब की मौजूदगी, मैंने अपनी जो 3-4 साल 5 साल की जिंदगी है उसमें मुशायरों के सफर में शाहिद मंजूर साहब को कभी इतनी शराफत से बैठे हुए मुशायरे में नहीं देखा है। तो ये भी बता रहा है कि आप जो है शायद मुशायरे को उस ढंग से नहीं चला रहे हैं जैसे चलाना चाहिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे। था शहंशाह को गुरूर बहुत, थोड़ा सा आप और बेदार हो। था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, यहां से वहां तक अगले मिसरे पे दुआएं मिले आपकी। कल थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। क्या कहना बाबा, सब सिकोड़ दिया। रब ने उसका गुरूर, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप थोड़ा सा बेदार हुए तो मुझे लग रहा है कि वाकई मालाएं काफी हैं। मैं तो 1-2 ही समझ रहा था नदीम भाई, लेकिन आपने पूरा इंतजाम करवा रखा है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। अच्छा, ये बात है। रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। अभी पिछले दिनों एक इलेक्शन गुजरा है, पूरे उत्तर प्रदेश को बिहार जीतने की मुबारकबाद देते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूं कि दूध ने चाय को हरा डाला। थोड़ा सा आप और बेदार हो, इधर के भी जो लोग हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं
आपकी तालियां, आपकी दाद हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजेंगी तो हमारे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। और अनवर साहब, अरशद साहब जैसे लोग मुशायरे रात रात भर इसी तरह करवाएंगे तो होंगे भी नहीं, इसकी गारंटी के साथ पढ़ रहा हूं। तो बस थोड़ा सा आप और बेदार हो जाएं। कोशिश करता हूं मैं कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित, दुआएं मिले आपकी, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या करें, ऐसी थोड़ी बहुत बदमाशी करनी पड़ती है, वरना कुछ लोग तो यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे सो गए हो, मतलब मुशायरा नहीं हो रहा, जैसा लग रहा है कब्रिस्तान में बैठ करके चुपचाप देख रहे हैं तमाशा। थोड़ा सा आप सब और बेदार हो। दूध ने चाय को हरा डाला, पीछे मेरी माएं बहनें बैठी हैं, उनसे भी गुजारिश है कि थोड़ा सा आप सबकी दुआएं मिलें। आप जिसके सर पे हाथ रख दें उसे मनमोहन सिंह बनने में देर नहीं लगती है, तो थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला। और नाव वालों, खुदकुशी कर रहा किसान मगर, खुदकुशी कर रहा किसान मगर, जन्यू चल रहा था, कन्हैया चल रहा था टीवी चैनल्स पे। इसी बीच 9,000 करोड़ लेकर के विजय माल्या लंदन चला गया। साहब चुप रहे, कोई ट्वीट भी नहीं आया। और मुझे तो लगता है कि विजय माल्या भागा नहीं, बल्कि उसे साहब ने भगाया ताकि उसी को ढूंढने के भरोसे वो 30-40 मुल्क और घूम सकें। तब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि बहुत सारे मेरे दोस्त बैठे हैं जो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे सुनते रहते हैं मुसलसल। कोशिश करता हूं कि उन्हें कुछ नया सुना सकूं कि मोहब्बत तेरी कश्ती के खेवैया से लड़ाई है, मोहब्बत तेरी कश्ती के खेवैया से लड़ाई है, ये आजादी के नारों के गवैया से लड़ाई है। हमारे मुल्क की गद्दी पे ये जो कंस बैठे हैं, अब मेरी शायरी नहीं बल्कि मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ दीजिएगा। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे। मोहब्बत तेरी कश्ती के खेवैया से लड़ाई है, हमारे मुल्क की गद्दी पे ये जो कंस बैठे हैं, इन्हीं कंसों की कलयुग के कन्हैया से लड़ाई है, इन्हीं कंसों की कलयुग के कन्हैया से लड़ाई है। मेरे बहुत प्यारे दोस्त मनीष भाई बैठे हैं, मेरा बहुत छोटा भाई दीपू बैठा है यहाँ पर, मेरे बहुत अच्छे दोस्त सैफ यहाँ बैठे हुए हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। पिछले 3 दिन पहले पेट्रोल और डीजल 3 रुपए 2 रुपए महंगा हो गया। किसी ने मुझसे पूछा कि इमरान साहब ये कौन सा नया टैक्स लागू किया गया? मैंने कहा ये विजय माल्या टैक्स है। 9,000 करोड़ हम ही आपसे तो वसूला जाएगा साहब। मैं पढ़ता हूं, कैसा अच्छे दिन का वादा है साहब। इधर जेएनयू चल रहा था, रोहित वेमुला का मुद्दा चल रहा था,
लेकिन पूरा देश नहीं समझ पाया। 1,25,000 करोड़ रुपए का कर्ज उद्योगपतियों का ऐसे चुपके से माफ कर दिया साहब ने कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर 35,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जला के राख कर दी जाटों ने, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। साहब चुप रहे, कोई ट्वीट भी नहीं आया। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। और लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है, वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है। हमारे मुल्क ने ये शख्स कैसा चुन लिया यारो, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है। पिछले दिनों अबू धाबी गए साहब, अबू धाबी गए तो शेख जायद मस्जिद में भी गए, अनवर भाई मस्जिद में भी गए, यहां टोपी तक से परहेज था, वहां मस्जिद में गए। जब मस्जिद में गए तो मेरे प्रतापगढ़ के एक बुजुर्ग ने अखबार में खबर पढ़ करके अपने बेटे से कहा कि बेटा अब तो इबलीस तक मस्जिद में चला गया, कम से कम तू तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाया कर। ये बदलाव आया है साहब, चीजें कैसे कैसे बदल रही हैं। फैक्ट्री खुली है, एक यूनिवर्सिटी खुली है जहां सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है, वो तय करेंगे कि आप देशद्रोही हैं या आप देशभक्त हैं। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं बहुत छोटी सी 2.5 मिनट की, उसके बाद अपनी जगह लेता हूं, चूंकि फहरिस्त बहुत लंबी है और मुझे भी जाना है। मैं शुरू करता हूं, एक नज़्म शुरू करता हूं साहब के गोड से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। शाहिद भाई पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं, थोड़ा सा इको और थोड़ा सा बेस अगर इसका बढ़ सके तो बढ़ा दें, क्योंकि मेरा नहीं बढ़ पा रहा है। गोड से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, गोड से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। इंतजार करते रहिए बस अपनी अपनी बारी का, गोड से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, गोड से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी। क्या कहना, क्या कहना? गोड से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। इंतजार करते रहिए बस अपनी अपनी बारी का, गोड से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब कि वो जो कल तक अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे,
वो जो कल तक अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे, वो हमसे हर रोज देशभक्ति की दलीलें चाह रहे, वो हमसे हर रोज देशभक्ति की दलीलें चाह रहे। जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है। दिल्ली में बैठा हुआ 100 करोड़ रुपए की उगाही करने के इल्जाम में तिहाड़ काट करके लौटा हुआ एक छी न्यूज का पत्रकार यह तय करेगा कि देश में शायरों को क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। हम ऐसे डाइस पे खड़े हैं। हसरत मोहानी साहब की याद का मुशायरा है ये, जो आपके यहाँ के रहे हैं, लेकिन जंग आजादी में उन्होंने प्रतापगढ़ में भी जेल काटी है। एक अजीब सा रिश्ता है उन्नाव का प्रतापगढ़ से, मोहान का प्रतापगढ़ से। अब वो तय करेंगे कि मुशायरे हो रहे हैं तो वो मुशायरे हैं या अफजल प्रेमी गैंग के मुशायरे हैं। नए नए नाम गढ़े जा रहे हैं। जिस मुशायरे में प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब जैसी शख्सियत बैठी हो, उस मुशायरे को फ्रेम किया गया कि गौहर रजा ने अफजल प्रेमी गैंग नाम का मुशायरा पढ़ा है। ऐसे लोगों के लिए बद्दुआएं करिए, उनके बर्बादी के लिए तालियां बजाइए। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे कि वो जो कल तक अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे, वो हमसे हर रोज देशभक्ति की दलीलें चाह रहे। जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है। गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है। गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है। शर्मनाक इतिहास है जिनका, शर्मनाक इतिहास है जिनका, अंग्रेजों से यारी का। वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी। क्या कहना वाह वाह। इमरान प्रतापगढ़ी साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे और आपने एक नज्म के लिए मैं उनसे जरूर आपकी तरफ से गुजारिश करूंगा कि वो आ जाएं और एक नज्म और पेश कर दें। जनाब इमरान प्रतापगढ़ी। मैं जा थोड़े ही रहा था, मैं तो मार्केट वैल्यू चेक कर रहा था कि आप सुनने के मूड में हैं या नहीं। आप सुनने के मूड में हैं जी, फलस्तीन की नज्म सुना दूंगा, आपका हुक्म है इंशाल्लाह। मैं 2-2.5 मिनट की, लेकिन 1.5-2 मिनट की एक नज्म और सुनाऊं, उसके बाद फलस्तीन सुनाता हूं आपको। जी, बहुत शुक्रिया। एक नज्म पढ़ता हूं। पिछले दिनों जेएनयू गया था मैं, मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, वहां खड़ा होना चाहिए कन्हैया के साथ, जेएनयू के साथ। जेएनयू आज उनके निशाने पे इसलिए नहीं है क्योंकि जेएनयू ने कुछ नारे लगा दिए। सच बात यह है कि जेएनयू तो बहुत पहले से उनके निशाने पे है, क्योंकि जेएनयू आपके हक के लिए बोलता है। जेएनयू इस देश में जो मजलूम है उनके हक के लिए बोलता है। जेएनयू को आज उन्होंने राष्ट्रद्रोहियों का अड्डा नहीं घोषित किया। जेएनयू को तो 3-4 महीने पहले ही आरएसएस के मुखपत्र 5 जन्य ने बता दिया था कि वो देशद्रोहियों का अड्डा है। लेकिन कुदरत के अपने मामले हैं साहब, उसका अपना निजाम है। आप किसी को देशद्रोही बता के जेल में डालेंगे और वो बाहर निकल करके कब हीरो बन करके कन्हैया हो जाएगा और आप कंस हो जाएंगे, ये आप तय नहीं कर पाएंगे, ये तो ऊपर वाला ही तय करेगा साहब। मैं एक नज्म पढ़ता हूं। जेएनयू की जो आजादी है, या जेएनयू हैशटैग चल रहा है साहब, शट डाउन जेएनयू, जेएनयू बंद कर दिया जाए, जेएनयू को बर्बाद कर दिया जाए। मैंने 2-2.5 मिनट की एक छोटी सी नज्म कही, वहां खड़े होकर पढ़ा। यहां भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यहां पढ़ूं। पढ़ता हूं एक नज्म, सुनेगा। के आजाद था आजाद है, आजाद था आजाद है, आजाद रहेगा। मेरा अपना मानना है नदीम भाई कि इस समय देश में
विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है उनके सामने पॉलिटिकल पार्टियों के तौर पर। अगर कहीं विपक्ष बचा है तो यूनिवर्सिटियों में बचा है, इंस्टीट्यूशंस में बचा है, संस्थानों में बचा है। इसीलिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी उनकी आंख में खटक रही है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उनकी आंख में खटक रही है, जेएनयू उनकी आंख में खटक रहा है। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि आजाद था, आजाद है, आजाद रहेगा, आजाद था, आजाद है, आजाद रहेगा, जेएनयू तो आबाद है, आबाद रहेगा, आजाद था, आजाद है, आजाद था, आजाद है, आजाद रहेगा, जेएनयू तो आबाद है, आबाद रहेगा, आजाद था, आजाद है। कि पोरस को बता दें, ये सिकंदर को बता दें, पोरस को बता दें, ये सिकंदर को बता दें, कतरा है मगर फिर भी समंदर को बता दें, कतरा है मगर फिर भी समंदर को बता दें, हम जुल्म के आगे न झुके थे न झुकेंगे, ये बात चलो वक्त के हिटलर को बता दें, ये बात चलो वक्त के हिटलर को बता दें, कि पहले भी रहा, पहले भी रहा है और तेरे बाद रहेगा, जेएनयू तो आबाद है, आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा, आजाद था, आजाद है, आजाद रहेगा, एएमयू तो आबाद है, आबाद रहेगा, आजाद था, आजाद है। हम बोले तो कहते हैं कि तू बोल रहा है, सिर्फ यही शिकायत है उन्हें कि कोई बोले ना उनके सामने। हम बोले तो कहते हैं कि तू बोल रहा है, दामन है मेरा चाक रफू बोल रहा है, दामन है मेरा चाक रफू बोल रहा है, चिंगारी जो उठी है यहाँ इंकलाब की, ये कुछ नहीं रोहित का लहू बोल रहा है, लहू बोल रहा है, लहू बोल रहा है, कि रोहित का जो कातिल है वो बर्बाद रहेगा, जेएनयू तो आबाद है, आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत जल्दी में 2.5 से 3 से 4 मिनट में फलस्तीन की नज़्म पूरी कर देता हूं, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे लोगों का हुक्म है और बीच में मैं कोई बदमाशी नहीं करना चाहता। मैं सीधे उस बच्चे को आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? माशाल्लाह इतनी खूबसूरती से वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है कि जो 3 लोग आपने बुलाए हैं पैसे दे करके, इनकी जरूरत मुझे नहीं लगती कि इस बच्चे के रहते हुए वो, ये नई नस्लें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी समझदार हो गई हैं। शाहिद भाई वो पिछले दिनों इलाहाबाद में, शुक्रिया, वो पिछले दिनों इलाहाबाद में एक बच्चे के टीचर ने बच्चे के बाप को फोन लगाया और कहा आपका बच्चा भाई बहुत शैतान है, बहुत बदमाशियां करता है, अजीब हुनर है उसके पास, उसके हुनर से आज मैं बहुत परेशान हूं।
तो बाप ने कहा आखिर हुआ क्या? बोले ऐसी पेंटिंग बनाता है कि पेंटिंग बिल्कुल जिंदा, तस्वीर बिल्कुल जिंदा महसूस होती है। आज उसने जमीन पर 1000 का नोट बना दिया, उसे उठाने के चक्कर में मेरे नाखून टूट गए। तो बाप ने कहा कि मैं तो खुद ही आईसीयू से बोल रहा हूं। तो टीचर ने कहा आप आईसीयू कैसे? बोले उसने पिछले दिनों बिजली के मीटर पे कैटरीना की तस्वीर बना दी थी, मैं उसे पकड़ने के चक्कर में करंट खा गया। तो साहब ये जो बच्चे हैं, ये जो नई नस्लें हैं, वो बहुत बेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जल्दी में हैं, बहुत तेजी में है। मैं चला आ रहा था, जैसे ही मोहान पहुंचा तो एक बच्चा उधर बहुत जोर से जा रहा था। मैंने कहा बेटा उधर कहाँ जा रहे हो साइकिल लेके भागे हुए? मुशायरा इधर है। उसने कहा अंकल मेरे सामने से हट जाइए, मेरे पास हैंडल मोड़ने का टाइम नहीं है। तो ये नई नस्लें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बहुत बेदार सी हो गई हैं। मैं एक नज्म पढ़ता हूं, एक ऐसी नज्म जो बहुत मेरे दिल के करीब है, जो मेरे दिल से जुड़ी हुई है। दुनिया के कोने में साहब एक मुल्क है, वहां स्कूलों पर बम बरसते हैं, अस्पतालों पर बम बरसते हैं। दुनिया उसे मुल्क मानने तक को तैयार नहीं है। आप गूगल पर उस मुल्क का नाम टाइप करें तो सिर्फ खून दिखेगा, लहू दिखेगा, लाशें दिखेंगी। कभी कभी सोचता हूं वो मुल्क अगर बोल सकता, वो मुल्क अगर गा सकता तो अपना दर्द यूं गाता। मैं नज्म पढ़ता हूं, थोड़ी देर आपसे दुआएं मांगता हूं। जो मेरे बड़े बुजुर्ग, जो शायद पहला मौका होगा कि वो अपने दायरे से निकल करके मुशायरे तक आए हैं, शायद उन्हें भी ये नज्म पसंद आए। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। इरशाद। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने। शाहिद भाई की तरफ से, बदलू भाई की तरफ से ये नज़्म आप तक पहुंचाता हूं। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने, सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन 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 हूँ। 57-58 मुल्क हैं साहब, लेकिन देखिए तो बड़ी मायूसी होती है उनके चेहरों की तरफ। देखिए उन हुक्मरानों की तरफ जो कहते हैं कि हम एक अल्लाह और एक रसूल के मानने वाले हैं, लेकिन उनकी बेहिसी से कभी कभी बहुत दुख होता है, मायूसी होती है। इन दिनों उम्मीद की अगर कहीं कोई एक किरण नजर आई है तो मैं सैल्यूट करूंगा किंग सलमान साहब को, सऊदी अरब के किंग सलमान साहब को। वो एयरपोर्ट पर खड़े थे दुनिया की सुपर पावर के प्रेसिडेंट को रिसीव करने के लिए। ओबामा उतरते हैं, किंग सलमान साहब उन्हें रिसीव करते हैं, लेके चलना होता है कि एक अजान गूंजती है। किंग सलमान साहब दुनिया की सुपर पावर से कहते हैं कि दुनिया की सुपर पावर तुम यहीं ठहरो, कायनात के सुपर पावर का बुलावा है, नमाज पढ़ के आऊंगा फिर चलेंगे। अल्लाह करिए जो 57-58 हुक्मरान हैं इनके दिल में जरा सा ये एहसास पनप जाए तो एक चश्मे से जो दुनिया को दिखवाना चाह रहा है एक मुल्क, इंशाअल्लाह उसका गुरूर टूट सकता है। मैं पढ़ता हूं नज़्म और आपसे दुआएं मांगता हूं। मैं फलस्तीन हूं, मैं फलस्तीन हूं, के आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, आए थे एक दिन
मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमीन पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमीन पर उमर आए थे। जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। के रेत पर रब का फरमान पलता रहा, रेत पर रब का फरमान पलता रहा। कैसी कैसी तस्वीरें यूएनओ के सामने आ रही हैं, दुनिया के सामने आ रही हैं। एक तरफ 10, 12, 15 साल के मासूम मासूम बच्चे हैं, उनके खुले हुए सीने हैं, और दूसरी तरफ सुपर पावर की दी हुई तोपें हैं और बरसते हुए गोले हैं, और उस तरफ अधनंगे कपड़ों में कोका कोला की बोतल लेकर के चीयर्स करते हुए लड़के और लड़कियां हैं। हमारी आंखें बेशर्मी का कैसा कैसा मंजर देख रही हैं। मैं एक बंद पढ़ता हूं मासूम बच्चों के नाम जो अपने मुल्क को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। आपकी दुआएं, आपकी तालियों का शोर जाए उन बच्चों तक। मैं पढ़ता हूं एक बंद के रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा। मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा। जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन, क्या कहना इमरान? वाह वाह, मैं फलस्तीन हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का साहब कि ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, इंशाअल्लाह। ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो अब जिन्होंने हाथ नहीं खोला उन्हें भी कसम देता हूं, ईमान में जरा सी हरारत हो तो मेरा साथ दीजिएगा। ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे,
मेरे बच्चे अबाबिल बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबिल बन जाएंगे। जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामाने तौहीन हूँ। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। और जाते जाते बस आखिरी 4 मिसरे पढ़ के जा रहा हूँ। इस नज्म से जुड़े हुए भी, इस नज्म से अलग भी मेरे वजूद के। कभी कभी मेरे शायर दोस्तों ने कहा कि इमरान कैसे महसूस कर लेते हो दर्द को। बालों में तेल लगाते वक्त कभी कभी अम्मी ने भी मुझसे पूछ लिया कि कैसे गा लेते हो इस दर्द को। कभी कभी मैं खुद भी सोचता हूँ कि कैसे गा लेता हूँ इस दर्द को। मैं 4 मिसरे इस नज्म से जुड़े हुए भी और अलग भी। के चाक दामन रफू कर के लिखता हूँ मैं, चाक दामन रफू कर के लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू कर के लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू कर के लिखता हूँ मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, आज बहुत खूबसूरत दिन है मेरे लिए, बहुत बड़ा मौका है मेरे लिए नदीम भाई। मैं यहाँ ये बात जरूर कहना चाह रहा हूँ। शाहिद भाई बैठे हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं। मैंने सुन रखा था बचपन से कि अवार्ड तो सिर्फ या तो दरबारों के चक्कर लगाने से मिलते हैं या हुकूमत को वो बातें कहने से मिलते हैं जो हुकूमत को पसंद आए, अच्छी लगे। लेकिन शुक्रिया इस हुकूमत का कि इस हुकूमत ने आवाम का दर्द गाने पर भी अवार्ड दिया है। मैं शुक्रगुजार हूँ। शायद मैं बहुत छोटा हूं, मेरी उम्र नहीं है कि 28-29 साल की उम्र में मेरे दामन में यश भारती जैसा पुरस्कार हो। शायद शाहिद भाई जैसे, सुनील भाई जैसे या फिर बदलू भाई जैसे कुछ लोगों की दुआएं रही या उनकी मोहब्बतें रही जो आज इतना बड़ा अवार्ड मिला। मैं ये अपना पूरा अवार्ड आप सारे लोगों के नाम समर्पित करता हूं क्योंकि आप ही लोगों की दुआओं ने दिलवाया है। चाक दामन रफू कर के लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू कर के लिखता हूँ मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए। आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं, बस इतना कहना है कि अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, याद रखना। हजरात गिरामी, आप इमरान प्रतापगढ़ी को सुन रहे थे। आपने ये खूबसूरत सी नज्म जिसका उन्वान फिलिस्तीन है, ये नज्म सुनी। हमें ये कहने पर मजबूर होना पड़ा है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा।